हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग को इकोनॉमिक्स का गेस क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का। एकदम सब खुश हो जाओ। देखिए, वो इकोनॉमिक्स गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव देखो 250 ऑब्जेक्टिव है बाबू। यदि 250 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो, पहले तो एक बार सबसे पहले बोलेंगे, आप लोग जितना जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, जितना वीडियो शेयर करना है शेयर कीजिए। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बहुत बेनिफिट मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव भेजे, इसके बाद अकाउंट का भी सब्जेक्टिव भेजेंगे, बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव। और सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट होगा बीकॉम में। 12th के बाद बीकॉम में जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत आपका जितना भी वीडियो रहेगा चैप्टर वाइज सब जाएगा। तो इसीलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कितने से है? 250। ये वीडियो 1 है। इस क्वेश्चन में केवल 85 क्वेश्चन है इस वीडियो में। बाकी जो सेकंड वीडियो जाएगा उसमें 100 गो रहेगा, फिर थर्ड वीडियो जाएगा उसमें 100 गो रहेगा। अब बहुत इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में बाबू बहुत समय लगा है, इसीलिए एकदम से चाट जाओ, जहां क्वेश्चन मिले चाट जाओ। अब टाइम नहीं रहा। देखे, एकदम से तो आ गया एग्जाम। अब कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अगला दिन पढ़ेंगे, ये वाला तमाशा छोड़ो। जो मिले दटो, जो मिले दटो, बस यही दिमाग लगाए। देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 के लिए, खासकर 2024 के लिए हाईलाइटेड है। चलिए देखिए, क्लास 12 का 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें केवल 85 है, बाकी 100 नंबर का वीडियो नेक्स्ट डे जाएगा। इसको एकदम से रट जाना है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। इकोनॉमिक्स गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024, 1 मार्क्स। कितने नंबर का है? 1 मार्क्स के लिए। एक सही होगा पॉकेट में एक, दो सही होगा दो पॉकेट में एक, तीन सही होगा 3 नंबर पॉकेट में। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किया है। चलिए देखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सीधे फटाफट। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या इंक्लूड करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन अ कह के दिया हुआ है, तो आप लोग समझ जाना। अ मतलब क्या है? ए। ब मतलब क्या है? बी। स मतलब क्या है? सी। और देखिए, द मतलब क्या है? डी। इसका मतलब आप लोग समझ जाना, कंफ्यूजन आप लोग मत होना। चलिए देख लीजिए, अगला पॉइंट देखिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, बताइए कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ पर स्टडी किया जाता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉन ऑफ द एबव। कंज्यूमर बिहेवियर बाबू किस में स्टडी किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल यूनिट्स। एक आपको देखिए, ये माइक्रो पूछा है, किसको पूछा है? माइक्रो में किसको स्टडी करेंगे? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नॉन ऑफ द एबव। आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हम टारगेट किए हैं कि सारे स्टूडेंट का 90 प्लस आना चाहिए। जिसको 90 प्लस नहीं आता समझ जाना बहुत दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी किया जाता है? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ऑल द एबव। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पढ़ो आंसर मारो, यही तो पढ़ने से होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? बताइए सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल द एबव। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बाबू है। यही तो इसी तरह से एग्जाम में भी लगेगा। धड़ल्ले से एकदम से जो मिले रटते चलो। टारगेट सेट करोगे हमको इतना लाना है तो ला जाए। यदि एक बार टारगेट सेट कर लोगे 100% आएगा। आगे देखें, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? अरेबियन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स, देखिए इंग्लिश वर्ड। बताइए किस वर्ड से बिलोंग करता है? आपका ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, विच इकोनॉमिक्स डिवाइड द इकोनॉमिक इन टू ब्रांच ऑफ
ब्रांच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताइए कौन सा इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के दो भागों में बांटा, माइक्रो एंड मैक्रो? कौन? मार्शल नहीं, रिकार्डो नहीं, रेगनर फ्रीज। ये तो सब कोई क्वेश्चन दे के खुश हो गया होगा, यही क्वेश्चन रहेगा गारंटी के साथ, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक में किसको शामिल करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड विथ अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो बाबू बिना सोचे समझे आंसर मारो सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यही लॉलीपॉप आएगा एग्जाम में भी। चलिए हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है? जेबी से, मार्थल्स, एडम स्मिथ। फटाफट इसका आंसर मारो एडम स्मिथ। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाय, चलिए माइक्रो वर्ड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? मार्शल, बॉलिंग, केन्स, रेगनर फ्रीज। सबसे पहले माइक्रो वर्ड का कौन यूज किया था? रेगनर फ्रीज। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? देखिए इसका इंग्लिश वर्ड छूट गया है टाइपिंग करते समय, इसके लिए सॉरी। चलिए लेकिन इसका इंग्लिश होगा कि सोशल वेलफेयर किसमें स्टडी किया जाता है? देखिए किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण सोशल वेलफेयर किसमें स्टडी किया जाता है? मार्शल, पॉल सेमनसन, जेबी मिल्स, एडम स्मिथ। तो मानव कल्याण ह्यूमन वेलफेयर सोशल वेलफेयर किसमें किसके थ्योरी में दिया गया है? मार्शल के द्वारा। सोशल वेलफेयर किसके द्वारा दिया गया है? मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इसमें कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड, लेबर, मनी। लैंड तो है ही, लेबर भी है, कैपिटल भी है, कौन नहीं है? मनी नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखिएगा। हु सेड इकोनॉमिक इज समटाइम पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नैरेटिव साइंस? किसने बोला था कि इकोनॉमिक कभी कभी पॉजिटिव साइंस है और कभी कभी नॉर्मेटिव साइंस है? मार्शल, फ्रेंडमैन, केन्स, नॉन ऑफ दिस। किसने बोला था? फ्रेंडमैन ने बोला था कि कभी कभी इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है और कभी कभी नैरेटिव साइंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक? बताइए इसमें से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बाबू एग्जाम में आएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल द एबव। इसका सही बाबू आंसर क्या है? डी है। देखिए कितना एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड? बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली किस फैक्टर से रिलेटेड है? आप लोग खुद बताओ, चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस का होता ही है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये चॉइस से होता है। पैसा कम है, 5,000 रुपया है, समझे पूरा 50,000 के सामान खरीदना है, अब पॉकेट में 5,000 रुपया है, तो अब चॉइस होगा कि किसको खरीदा जाए और किस गुड्स को छोड़ा जाए, ये आपको चॉइस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक इज? बताइए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या है? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज? बताइए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन। देखो किसको बोला है? 3 इकोनॉमिक बताए हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स। आपसे पूछा किसका है? सोशलिस्ट का। ध्यान से देखो, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। सोशलिस्ट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जाए, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण की भावना से काम किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बताइए प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर किसमें डिसीजन लिया जाता है? सोशलिस्ट में, कैपिटलिस्ट में, मिक्स में, नन ऑफ दीज। तो याद रखना प्राइस के आधार पर हमेशा किसमें डिसीजन लिया जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में हमेशा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, बताइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? आप लोग जानते हैं ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाबू कैसे बनता है, सब समझता है इस तरह से। तो क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द एक्सिस, कन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, वर्टिकल टू द एक्सिस। तो ये देखो क्या होता है कॉनकेव होता है। तो ये 100% आएगा गारंटी के साथ, रटो जबरदस्त तरीका से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिए 20 क्वेश्चन का है, मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बताइए आप वैसा कर्व के नाम बताओ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके अलावा किसी तरह का वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो भी चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 21। देखिए 21, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक, मार्केट इकोनॉमिक, मिक्स इकोनॉमिक, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या है? ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बताइए ये तो सबको पता होगा, कॉपी में भी लिखवाया गया है एक एक करके, जो नहीं पढ़े वो रटो। हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बताइए कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था? ये सब देख के खुश हो गया होगा। मार्शल, पिगो, हिग्स, सिमनसन। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ये सब बच्चा सबको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। बताइए गोसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। गोसेन का जो पहला लॉ है ना वो क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गोसेन का फर्स्ट लॉ है बाबू, आएगा आएगा आएगा, एकदम से नहीं के कोई सवाल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। देखिए 24 क्या है, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा एम यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा ए क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यू, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम यू। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ये होगा डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम। बताइए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, एम यू इज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये तो सब जानता होगा सब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 25 नंबर 26 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, हु बेसिकली प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसने खोज किया था, किसने प्रोपाउंडेड किया था? ये तो सब जानता है, मार्शल, गोसेन। किसने किया था? गोसेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑफ प्राइस लाइन इज क्या होगा? माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। इसका सही आंसर क्या है? माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। जो थोड़ा सा देह चोर है वो अब देह मत चोराओ, यही महीना भर टाइम है बाबू, जो कहना है कह लो, क्योंकि अच्छा परसेंटेज लाओगा हम लोग का तो बोलना तो राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन यदि आप अच्छा परसेंटेज लाओगे ना तो जिंदगी भर आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, बोथ, ऑल द एबव। इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है आपका? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। हम बताए हैं ना इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होता है? इस तरह के होता है। ये आपका लाइन है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है आपका? कन्वेक्स टू ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 29 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, बताओ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहा जाएगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या कहा जाएगा? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन ए, देखिए इन ए गुड्स इज कॉल्ड, ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई करने का जो एबिलिटी है गुड्स में, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी, इसको क्या कहा जाएगा? यूटिलिटी कहा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 31। देखिए हु प्रोपाउंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, बताइए ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया? मार्शल, पिगू, हिक्स एंड एलन, किसने किया था? हिक्स एंड एलन ने। यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को किसने प्रोपाउंड किया था? गोसेन, एडम स्मिथ, चैंपर्समैन, हिक्स, किसने किया था? गोसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, marginal utility of goods should be greater than its price. There is no relation between marginal utility and price, none of these. इसका सही बाबू आंसर क्या है? ए है। कोई दिक्कत? और मतलब ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। आगे देखिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्शल के अनुसार यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है? देखिए कैन बी मेजर बाय मनी, मार्शल बोला ही था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन मनी, मार्शल तो बोला ही था। कैन नॉट बी मेजर बाय मनी, कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर्स बोथ ए एंड सी। चलो एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 100%, बार बार बोले 100% आएगा। इस सब क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में बहुत समय बाबू लग गया है, जितना हो सके देखो शेयर करो। आगे देखिए, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो, बताइए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? प्राइस रेशियो, डिमिनिशिंग रेशियो, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी। द स्लोप आपको क्या दिखाता है? डिमिनिशिंग को दिखाता है। चलिए 36, कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग यूटिलिटी, यदि याद रखना जैसे जैसे एडिशनल यूनिट यूज करेंगे यूटिलिटी घटते जाता है, घटते जाता है, आप लोग जानते हैं। यही पूछा है, कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंगिंग यूटिलिटी डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, रिमेन्स कांस्टेंट, ये घटते बाबू जाता है। जैसे जैसे यूनिट यूज करते हैं उससे मिलने वाला यूटिलिटी घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। चलिए सादा स्टूडेंट कम से कम 2 बार वीडियो को देखना। आप लोग वीडियो कितना बार देखना? 2 बार, तब माइंड में सटेगा। यदि आपको 90+ लाना है ना, तो एकदम से गांधी जी के एक नारा था, करो या मरो, ठीक ना, वही नारा आप लोग को अप्लाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37। देखिए 37 क्या है? बजट, देखिए बजट रेखा दर्शाते, सॉरी इसका इंग्लिश छूट गया है, इसका इंग्लिश होगा कि बजट लाइन इंडिकेट, बजट रेखा दर्शाती है, बजट लाइन इंडिकेट, बजट लाइन क्या दिखाता है? ये आप लोग कुछ लिख लेना, ये लिखा हुआ कि बजट लाइन शो, या इसी को बोलते हैं इंडिकेट। बजट लाइन क्या दिखाता है? प्राइस रेशियो, इनकम रेशियो, कॉस्ट रेशियो, नन ऑफ दीज। ये क्या दिखाता है आपका? प्राइस रेशियो। समझ आ गया ना? बजट लाइन हमेशा प्राइस रेशियो को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व जनरली स्लोप क्या होता है? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखो लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या होता है आपका? डिमांड कर्व जनरली लेफ्टवर्ड होता है, आपका लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड होता है, नीचे को है बाबू। चलिए 39, देखिए इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, बताइए किस गुड्स में यदि प्राइस घटता है, यदि प्राइस घटता है तो डिमांड पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। कौन गुड्स है? नेसेसरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स, नॉन ऑफ दीज। कौन सा गुड्स में? नेसेसरी गुड्स। जैसे नमक, नमक का प्राइस यदि घट के 1 रुपया हो जाता है तो क्या सब आदमी दिन भर नमक के खाते रहेगा? या नहीं तो मान ले कि नमक का प्राइस बढ़ के 1,000 रुपये केजी हो गया तो क्या दुनिया में सब आदमी नमक ही खाना छोड़ देगा क्या? नहीं, ये नेसेसिटी गुड्स है। प्राइस घटे या बढ़े इसके डिमांड पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिव यूज आई कॉल्ड, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो क्या कहें? कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंफर्ट गुड्स, नॉन ऑफ दीज। इसको किस नाम से बाबू नाम जाना जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। विथ राइज इन कॉफी प्राइस, बोला कि यदि कॉफी के प्राइस में क्या होगा? बढ़ेगा। तो ठीक है, आप पता है ना कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बताए हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो बताए हैं क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो कोई व्यक्ति कॉफ़ी पीवे नहीं करेगा, सबके सब किधर दौड़ के जाएगा? टी की ओर कि चलते हैं टी आज पीते हैं, बहुत ठंडा किया हुआ है। समझा गया? चलो तो राइज फॉल रिमेन्स स्टेबल, नॉन ऑफ दिस। इसका क्या होगा? राइज होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलते हैं 42 के पास। देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन, बताइए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आपका कब अपीयर होता है? देखिए क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन, कब अपीयर होता है कॉन्ट्रैक्शन इन? प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। देखिए मांग में संकुचन तब होता है जब, देखो पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। प्राइस राइज एंड डिमांड ऑल्सो राइज। प्राइस रिमेन स्टेबल एंड डिमांड फॉल। आगे देखिए प्राइस फॉल बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल। बहुत सिंपल। देखिए ये आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड समझ है ना? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, यही लाइन पूछा है। प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन? देखिए विथ राइज इन प्राइस डिमांड फॉर गिवन गुड्स। ये देखिए आपको हम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बताए होंगे। ये गिवन गुड्स का जो है ना, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। जब गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा बाबू तो डिमांड भी बढ़ता है। ये देखना एक्सेप्शन में लिखवाए हैं। जब इसका प्राइस घटेगा तो इसका डिमांड भी क्या होगा? घटेगा। एक कॉपी में लिखवाया गया है। चलिए देखो यही बोला है कि विथ ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स इंक्रीज। जब प्राइस बढ़ेगा तो गिवन गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। चलिए 44 क्या है? देखिए विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए विथ एन इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ता है, कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स, जब इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर किसका यूज करना कम करता है? इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स। याद रखना गिवन गुड्स कौन यूज करता है? जिसका इनकम कम है, गरीब व्यक्ति। और जिसका इनकम बढ़ता है वो गिवन गुड्स का यूज करना कम करता है। याद रखना इनकम बढ़ेगा, इनकम यदि बढ़ने लगता है तो गिवन गुड्स का जो डिमांड है क्या होता है? घटता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिएगा। फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट्स मेजर। बताइए किस मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है? ये तो आप जान ही रहे, टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड होता ही है, पॉइंट मेथड, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या है? डी है, ऑल द एबव। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बताया ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाबू कितने टाइप का होता है? 5। देखिए 3, 5, 6, 7 कितने टाइप का होता है बाबू? 5। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज, नेसेसरी गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो नहीं, अनलिमिटेड नहीं, लेस देन होता है, हमेशा इसको इन इलास्टिक होता है, एक से कम होता है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व शो, देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व शो क्या दिखाता है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। इसका सही आंसर क्या होगा, 100 होगा। तो देखिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, इस वीडियो में कितना है, 50 क्वेश्चन। ये फर्स्ट वीडियो में आपका 50 नंबर, जो सेकंड वीडियो जाएगा उसमें 100 क्वेश्चन जाएगा, सेकंड वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेगा, और जो थर्ड वीडियो जाएगा ना उसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 100। तो देखिए 3 वीडियो जाएगा, फर्स्ट में 50 है, सेकंड वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और थर्ड वाला में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहेगा, 250। बस इतना देख लो, 50 नंबर आपके पॉकेट में, इतना बस खाली दिल से दिमाग से, ठीक ना, जबरदस्ती नहीं, आराम से देखो ताकि माइंड में सट सके। ठीक, सभी को थैंक यू, अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए।